So hello students, welcome to Ignite Chemistry. This is Vivek and today we're going to discussing about solid state part 2 lecture. So let's begin. And in this video, I'll cover the crystal lattice, unit cell, 7 crystal system, number of atoms present in a unit cell, packing efficiency of PCC, BCC and FCC unit cell. Okay, so start with the crystal lattice. तो क्रिस्टल लैटिस को क्या समझेंगे? क्रिस्टल लैटिस है क्या? एक्चुअली जो एटम जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड के अंदर क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं. जो पार्टिकल्स को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल. और ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, ये एक अरेंजमेंट में रहते हैं. उसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस. तो सिंपल से बोलेंगे, एटम का और मॉलिक्यूल का और आयन का जो अरेंजमेंट होता है सॉलिड के अंदर, उसी अरेंजमेंट को हम बोलेंगे. यहाँ पर क्या लिखा है? द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ ए क्रिस्टल इन ए 3 डायमेंशन स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस. तो जो रेगुलर अरेंजमेंट हमको मिलेगा, तो उसी अरेंजमेंट को हम बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस. समझ में आ रहा है? तो ये क्या है? ये जो डॉट्स है, यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं. तो ये सारे डॉट्स है और ये क्या है? ये जो डॉट्स है यही है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल. ये एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं और मॉलिक्यूल हो सकते हैं. ये एटम, आयन और मॉलिक्यूल को अगर मैं स्ट्रेट लाइन के थ्रू कनेक्ट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे एक स्क्वायर जैसा मिल रहा है, राइट? तो मुझे जो स्क्वायर मिल रहा है, यही स्क्वायर है हमारा अरेंजमेंट. तो ये अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे? इसी अरेंजमेंट में इस सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स हैं, ठीक है? तो इसी को हम बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस. तो यहाँ पर एक लैटिस, एक टाइप का लैटिस का अरेंजमेंट हमको देखने को मिल रहा है. यहाँ पर जो डॉट्स है इसको लैटिस ए बोलेंगे. यहाँ पर जो डॉट्स पार्टिकल, ये एटम है, इसको अगर कनेक्ट करेंगे, ये दूसरा टाइप का अरेंजमेंट देखने को मिलता है. सो डिफरेंट सॉलिड हैव डिफरेंट अरेंजमेंट. ये समझ में आ रहा है कि सॉलिड का जो अरेंजमेंट होता है एक टाइप का नहीं होता, वो डिफरेंट टाइप का होता है. जैसे कि पार्टिकल डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वे से अरेंज होते हैं. तो इसी अरेंजमेंट को हम बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस. समझ में आ रहा है? और क्रिस्टल लैटिस में होते कौन है? एटम होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं और आयन होते हैं, जिसको बोलता है constituent particles. ओके, राइट? उसके बाद देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस. तो क्रिस्टल लैटिस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? ईच पॉइंट इन क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस पॉइंट. तो हर जो पॉइंट होता है यहाँ पर, ईच एंड एवरी पॉइंट यहाँ पर, उसी को बोलते हैं लैटिस पॉइंट. क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट. को बोलते हैं लैटिस पॉइंट. हर जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है, ईच एंड एवरी पोजीशन को क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट. जिस पोजीशन में एटम रहता है उसी को बोलते हैं लैटिस पॉइंट. एंड ईच पॉइंट इन ए क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल व्हिच मे बी एटम, मॉलिक्यूल और आयन. तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं और आयन बोलते हैं. And lattice point are joined by a straight line to bring out the geometry of the unit lattice. तो हमने बोला था कि जब हम वो यूनिट लैटिस पॉइंट को स्ट्रेट लाइन के थ्रू कनेक्ट करेंगे, जो स्ट्रक्चर आएगा उसी को बोलेंगे ज्योमेट्री ऑफ द लैटिस. ये क्या है? ज्योमेट्री ऑफ लैटिस. तो यहां पर ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री जो है हमारा स्क्वायर ज्योमेट्री हमको मिल रहा है, ठीक है? तो ये हमारा स्क्वायर ज्योमेट्री हो गया. उसी हिसाब से लैटिस का ज्योमेट्री डिसाइड किया जाता है. तो लैटिस सेल हमको क्या बताते हैं कि कांस्टेंट पार्टिकल किस टाइप के अरेंजमेंट में है, वो चीज हमको बताता है लैटिस, क्रिस्टल लैटिस. तो यूनिट सेल क्या है? क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो छोटा सा रिपीटिंग यूनिट होता है उसी को बोलते हैं यूनिट सेल. जो हर बार रिपीट होता है, उसी टाइप का सिस्टम जो रिपीट होके पूरा सॉलिड बना है. जैसे कि हम सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं तुम्हें. एक वॉल है, जो हमारा घर में वॉल होता है, ये वॉल किस चीज से बना है? ये वॉल अगर पूरा सॉलिड होगा तो उसमें उसके अंदर जो ब्रिक्स होंगे, वो ब्रिक्स को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उसी ब्रिक्स को हम बोलेंगे कि वो यूनिट सेल है. ये है यूनिट सेल. तो ये ब्रिक्स, छोटा छोटा ब्रिक्स को लेके पूरा ये वॉल बना है, ठीक है? ये पूरा वॉल ये छोटे छोटे ब्रिक्स को लेके बना है. तो इसी ब्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? यूनिट सेल. तो इसी तरह हर सॉलिड में कुछ ना कुछ यूनिट सेल होता है और ये यूनिट सेल पूरा सॉलिड के अंदर रिपीट हुआ है. तो यहां पर ये जो पूरा तुम स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये है एक लैटिस, एक क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे.
क्रिस्टल लैटिस। एंड ये क्रिस्टल लैटिस में ये छोटा सा पार्ट जो तुम्हें रेड कलर में दिख रहा है, ये छोटा सा पार्ट जो क्यूब, छोटा सा क्यूब तुम्हें रेड कलर में दिख रहा है, ये क्यूब है हमारा यूनिट सेल। और ये हर जो डॉट्स, ये हर जो एटम तुम्हें दिख रहा है, ये हर एटम दैट इज द लैटिस पॉइंट। क्या है? लैटिस पॉइंट है। और ये लैटिस पॉइंट को स्ट्रेट लाइन के थ्रू कनेक्ट करके हमको यूनिट सेल बना है। तो क्रिस्टल सिस्टम का जो छोटा सा रिपीटिंग यूनिट होता है उसी को बोलते हैं यूनिट सेल। तो समझ में आ रहा है सबको यूनिट सेल? तो यूनिट सेल का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो ये देख रहे हो सब, ये एक यूनिट सेल है। तो ये यूनिट सेल में कितना साइड्स है? एक यूनिट सेल में कितना कॉर्नर होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब ईच यूनिट सेल कंटेन 8 कॉर्नर। ईच यूनिट सेल कंटेन 8 कॉर्नर। और कितना साइड्स होता है? तो यहां इसको कैलकुलेट करेंगे तो साइड्स होगा 12। ईच यूनिट सेल कंटेन 12 साइड्स। एंड फेस कितना होता है? अगर हम कैलकुलेट करेंगे, यहां पर मैं एक छोटा सा यूनिट सेल ड्रॉ करता हूं कुछ इस टाइप का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूनिट सेल। तो यहां पर एटम है, कहां पर, किस पोजीशन में एटम है? इस पोजीशन में। ये यूनिट सेल बना है एटम को कनेक्ट करके, ठीक है। तो एटम यहां पर होते हैं हर टाइम में। कॉर्नर में तो एटम डेफिनेटली होंगे, तो एटम यहां पर ऐसे होते हैं, ठीक है। तो अगर यहां से हम चेक करेंगे तो हमारा साइड्स कहां से आ रहे हैं? ये एक साइड्स हो गया फेस, ये एक फेस हो गया, ये सेकेंड फेस हो गया, ये थर्ड वाला फेस हो गया, ये फोर्थ। तो 4 साइड में 4 फेस हो गया। एक फेस है फ्रंट के साइड में, एक फेस है बैक के साइड में। तो हमारा टोटल फेस नंबर कितना हुआ? ईच यूनिट सेल कंटेन 6 कॉर्नर, सॉरी 6 फेसेस, 6 फेसेस। तो एक यूनिट सेल में कितना साइड्स होता है? 12 साइड्स, 8 कॉर्नर, 6 फेस होते हैं। अगर यूनिट सेल को चेक करेंगे तो इसका जो साइड्स होते हैं, इसका जो एज होता है, लेट अस कंसीडर दिस इज सी। यहां पर जो एज लेंथ है दैट इज ए, यहां पर जो एज लेंथ है दैट इज बी। एज लेंथ के हिसाब से एंड एंगल के हिसाब से there are 6 parameter which can define the unit cell. यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए हमको 6 पैरामीटर चाहिए। क्या होता है? 3 साइड्स होता है, 3 साइड्स दैट इज ए बी सी। तो कोई भी यूनिट सेल को हम अगर डिफाइन करेंगे तो हमको ये 3 चीज चाहिए, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। और क्या चाहिए? 3 एंगल्स। और वो एंगल क्या क्या होते हैं? अल्फा, बीटा, गामा। एंड ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं। जो अल्फा, बीटा, गामा होते हैं दैट इज वेरी स्पेसिफिक। दैट मीन्स ए एंड सी साइड के बीच में जो एंगल होता है वो बीटा होता है, सी एंड बी के बीच में जो एंगल होता है वो अल्फा होता है, एंड ए एंड बी के बीच में जो एंगल होता है दैट इज गामा होता है। तो ये जो गामा, अल्फा, बीटा, ये 3 साइड्स, 3 एंगल हैं, एंड ए बी सी 3 साइड्स हैं। तो एक यूनिट सेल का 6 पैरामीटर होता है जिसको लेके हम एक यूनिट सेल को डिफाइन कर सकते हैं। अगर इसी पैरामीटर को अगर मैं चेंज करता हूं, चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे? अगर साइड यहां पर क्यूब बनाने के लिए पैरामीटर क्या होना चाहिए? एक क्यूब होगा तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। क्यूब के लिए क्या चाहिए? a इक्वल टू बी इक्वल टू सी एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, तभी जाके क्यूब बनेगा। तो इसी तरह ये जो क्यूब के लिए ये पैरामीटर हमें चाहिए। अगर ये पैरामीटर हम चेंज करते हैं, इसका वैल्यू अगर चेंज करते हैं तो डिफरेंट टाइप का क्रिस्टल या डिफरेंट टाइप का यूनिट सेल हमको मिलेगा। तो अगर बहुत सारे सॉलिड का ऑब्जर्वेशन के बाद देयर आर 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट इन द सिस्टम। 7 टाइप का यूनिट सेल प्रेजेंट है। On the basis of classification of symmetry, the crystal have divided into 7 system. तो जो यूनिट सेल होता है वो 7 टाइप का यूनिट सेल प्रेजेंट है। तो वो कौन सा 7 टाइप का यूनिट सेल है? पहले है क्यूबिक। क्यूबिक के लिए हर जो एंगल होता है वो सेम होता है, दैट इज 90 डिग्री, और हर साइड ऑलमोस्ट इक्वल होता है। सब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है।
उसके बाद ये जो शेप हुआ ये टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल एंड ट्राइक्लिनिक। तो ये होता है हमारा 7 क्रिस्टल सिस्टम। किसके हिसाब से 7 क्रिस्टल सिस्टम बना है? अगर हम पैरामीटर को चेंज करते हैं तो पैरामीटर को चेंज करेंगे तो हमें 7 क्रिस्टल सिस्टम मिलेगा। तो ये जो 7 क्रिस्टल सिस्टम का क्या क्या एक्सिस एंड एंगल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले आता है क्रिस्टल सिस्टम। तो पहले आया क्यूबिक। क्यूबिक में जो पॉसिबल वेरिएशन है, तो ये पॉसिबल वेरिएशन क्या है हम आगे देखेंगे कि जो एटम का पोजीशन होता है वो कभी सिर्फ हर वक्त कॉर्नर में नहीं रहता, कभी कभी बॉडी के सेंटर में रहता है, कभी कभी फेस में रहता है, कभी कभी एंड में रहता है। तो उसी के हिसाब से हम प्रिमिटिव बोलते हैं, बॉडी सेंटर बोलते हैं, हम फेस सेंटर बोलते हैं। तो यहां से देख लेते हैं, प्रिमिटिव होता है, बॉडी सेंटर होता है, फेस सेंटर होता है। किसके लिए? ये होता है क्यूबिक के लिए। ठीक है, ये किसके लिए होता है? क्यूबिक के लिए होता है। ठीक है, तो क्यूबिक के लिए जो एक्सिस का जो एज लेंथ होता है वो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, एंड जो एंगल का रिलेशन होता है वो होता है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, दैट इज 90। इस टाइप का सॉलिड में देखने को मिलता है, ये मिलता है सोडियम क्लोराइड, जिंक ब्लेंड, कॉपर में। ठीक है, उसके बाद आता है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल किस टाइप का पॉसिबल वेरिएशन दिखाता है? वो दिखाता है प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर। तो मतलब प्रिमिटिव मतलब एटम ओनली प्रेजेंट इन द कर्नल, बॉडी सेंटर मतलब होता है तो एंगल का जो लेंथ होता है, एंगल का जो रिलेशन होता है दैट इज a इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। तो टेट्रागोनल के लिए a इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी एंड एक्सिस का एंगल रिलेशन होता है a इक्वल टू बी इक्वल टू अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये किस टाइप का सॉलिड यहाँ पे देखने को मिलता है? व्हाइट टीन ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, तो इसके बाद आता है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक क्या है? ये ऑर्थोरोम्बिक जो यूनिट सेल होता है, क्रिस्टल सिस्टम होता है, उसमें जो वेरिएबल पॉसिबिलिटी होता है वो प्रिमिटिव हो सकता है, बॉडी सेंटर हो सकता है, फेस सेंटर हो सकता है, एंड सेंटर हो सकता है। तो प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एंड सेंटर ये ऑर्थोरोम्बिक बना सकता है। और उसके लिए जो एक्सिस का रिलेशन होता है a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और द एंगल जो रिलेशन होता है वो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। एंड उसका जो एग्जाम्पल है वो रोम्बिक सल्फर होता है, पोटेशियम नाइट्रेट एंड बेरियम सल्फेट। देन आता है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल का वेरिएबल पॉसिबल सिर्फ एक टाइप का हो सकता है, दैट इज प्रिमिटिव, और कुछ टाइप का नहीं मिलेगा। और उसका जो एंगल का रिलेशन होता है, सॉरी जो साइड का रिलेशन है वो इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री एंड गामा इक्वल टू 120 डिग्री। देन आता है ग्राफाइट। उसका जो एग्जाम्पल है वो है ग्राफाइट, जिंक ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड। तो उसके बाद आता है ट्राइगोनल और रोम्बोहेड्रल। ट्राइगोनल और रोम्बोहेड्रल वो सिर्फ पॉसिबल वेरिएशन हो सकता है, प्रिमिटिव हो सकता है, सिर्फ एटम कर्नल में ही रहेंगे और कहीं पर नहीं रहेंगे। और इसमें जो एंगल का एक्सिस का डिस्टेंस होता है वो एक इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, एंड इसका जो एंगल का रिलेशन है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। उसका जो एग्जाम्पल है वो कैल्साइट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मर्क्यूरी सल्फेट, जिसको बोलते हैं सिनाबार। एंड मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में जो मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम है, प्रिमिटिव हो सकता है, एंड सेंटर हो सकता है। यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। उसका जो एग्जाम्पल है मोनोक्लिनिक सल्फर है सोडियम सल्फेट 10H2। ये वाला सॉलिड हमको दिखाता है इस टाइप का अरेंजमेंट। तो ट्राई क्लिनिक में क्या हुआ? प्रिमिटिव हुआ, और सिर्फ यहाँ पर एंगल का रिलेशन जो होता है, सॉरी जो लेंथ का जो रिलेशन है वो इक्वल नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो इसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल को देखेंगे। तो यूनिट सेल को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक होता है प्रिमिटिव, एक होता है सेंटर। ये किस टाइप का डिवाइड किया गया है? क्योंकि जो एटम का जो पोजीशन होता है वो पोजीशन के हिसाब से यूनिट सेल को दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में क्या होता है कि हर कर्नल में एटम होता है, कर्नल को छोड़ के कहीं पर एटम नहीं होता। लेकिन सेंटर्ड यूनिट सेल में एटम को कर्नल में छोड़ के और कहीं पर भी हो सकता है, जैसे कि हम देखेंगे। पहले देखते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में।
देखेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल को भी सिंपल यूनिट सेल बोला जाता है। प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर पोजीशन ऑफ द यूनिट सेल, सिर्फ कॉर्नर पोजीशन में रहेगा तो हम उसको बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो यहाँ पर सिर्फ कॉर्नर पोजीशन मतलब हर कॉर्नर में, यहाँ पर एटम का पोजीशन तुम्हें दिख रहा है तो सिर्फ यहाँ पर पोजीशन रहेगा एटम का, और उसको हम स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट करेंगे तो इस टाइप का क्यूब हमको मिल सकता है। क्यूब मिल सकता है, कोई हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रंबोहेड्रल, कोई भी सब्सटेंस कोई भी मिल सकता है। बाद आता है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज सम अदर पोजीशन, कॉर्नर को छोड़ के और कुछ पोजीशन में भी हो सकता है तो उसको बोलेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो कॉर्नर का पोजीशन को छोड़ के अदर पोजीशन में रहेगा तो उसको बोलेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल। तो सेंटर्ड यूनिट सेल तीन टाइप में डिवाइडेड है, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एंड सेंटर। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे बॉडी सेंटर यूनिट सेल के बारे में। तो व्हाट इज बॉडी सेंटर यूनिट सेल? तो हमें पता है यूनिट सेल में हर कर्नल में एटम होता था। अभी बॉडी सेंटर यूनिट सेल में क्या होगा, कर्नल के साथ एक सेंटर में एटम रहेगा, यहाँ पर इस सेंटर में। ठीक है, दिस यूनिट सेल constituent atom particles are present at the kernel and one at the center of the unit cell। तो हर कर्नल में एटम रहेगा, उसके साथ कहां पर एटम रहेगा, सेंटर में। ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे बॉडी सेंटर यूनिट सेल। कर्नल के साथ सेंटर में एटम रहता है तो उसको हम बोलेंगे बॉडी सेंटर यूनिट सेल। उसके बाद देखते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है, दिस यूनिट सेल constituent particles are present at the kernels and the center of each face of the unit cell। तो बॉडी सेंटर में क्या हुआ, बॉडी के सेंटर में रहा। अभी फेस सेंटर में हुआ कर्नल के साथ ईच फेस के सेंटर में। फेस हमारा कितना है, 6 फेस है, तो 6 फेस में 6 एटम रहेगा, ईच फेस में एक एक एटम फेस में रहेगा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। उसके बाद आता है एंड सेंटर यूनिट सेल। एंड सेंटर यूनिट सेल क्या हुआ, एटम तो हर कर्नल में रहेंगे, उसके साथ वन ऑफ द ऑपोजिट फेस में रहेगा। कहां पर रहेगा, वन ऑफ द ऑपोजिट फेस। इन दिस यूनिट सेल constituent particle present at center any two opposite face besides the one present at its kernel। ईच कर्नल में रहने के साथ एक ऑपोजिट फेस एटम रहेगा तो हम उसको बोलेंगे एंड सेंटर यूनिट सेल। तो देखो एक ऑपोजिट फेस यहां पर भी रह सकता है, पॉसिबिलिटी ये है कि यहां पर भी रह सकता है। यहां पर अगर नहीं रहता है तो यहां पर रहेगा। ठीक है, तो यहां पर भी रह सकता है। ऐसा कोई नहीं कि सिर्फ इसी पोजीशन में रहेगा, पोजीशन कहीं पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, नहीं तो ये वाला पोजीशन भी हो सकता है, लेकिन एक ही ऑपोजिट फेस पे रहेगा तो उसको बोलेंगे एंड सेंटर यूनिट सेल। ये जो एंड सेंटर यूनिट सेल है ये सिर्फ कुछ ही कांस्टेंट पार्टिकल जैसे, कुछ ही जैसे हमें ऑर्थोरोम्बिक हो गया ये दिखाता है, लेकिन हमारा जो क्यूबिक यूनिट सेल है वो 3 टाइप का पॉसिबिलिटी दिखाता है। एक है बॉडी सेंटर, एक हो गया प्रिमिटिव, उसके बाद हो गया बॉडी सेंटर, उसके बाद हो गया फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो ये हो गया एंड सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में। तो हम डिस्कस करेंगे अभी नंबर ऑफ एटम इन ए क्यूबिक यूनिट सेल। तो क्यूबिक यूनिट सेल जो है वो 3 टाइप का होता है। क्यूबिक यूनिट सेल आर 3 टाइप्स। एक हो गया प्रिमिटिव यूनिट सेल, सेकेंड हो गया बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, थर्ड हो गया फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो 3 टाइप का यूनिट सेल हमको शो करता है जो क्यूबिक वाला। तो क्यूबिक वाला का हम तो स्ट्रक्चर देखे थे, अभी नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करेंगे। पहले देखते हैं पीसीसी के लिए। पीसीसी मतलब प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है, एटम किस पोजीशन में रहता है, सिर्फ एटम कॉर्नर में रहता है।
कहां पर रहता है? कॉर्नर में। तो ये जो कॉर्नर का एटम है, कितना कॉर्नर एटम है? देयर आर 8 कॉर्नर एटम। लेकिन यहां पर कंसिडर करेंगे तो क्या हर कॉर्नर एटम एटम के लिए कितना कंट्रीब्यूट करता है, ये चेक करना पड़ेगा। तो ये जो कॉर्नर एटम होते हैं वो पूरा सेल के अंदर नहीं रहते, कुछ पार्ट उनका यूनिट सेल के अंदर रहता है, कुछ पार्ट आउटसाइड रहता है। तो जो पार्ट्स अंदर रहता है वही पार्ट्स सिर्फ कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये जो तुम्हें दिख रहा है, हम एटम को कंसिडर करते हैं आज ए स्फीयर, तो ये होगा पूरा स्फीयर। लेकिन ये पूरा पार्ट अंदर नहीं रहता, कुछ ही पार्ट अंदर रहता है जो यहां पर दिखाई दे रहा है तुम्हें। इतना ही पार्ट अंदर रहता है, रेस्ट पार्ट जो हो गया वो क्या होता है? वो बाहर रहता है। तो यूनिट सेल के लिए उसका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं होता, ठीक है। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल के हम क्या लिखेंगे? ईच कॉर्नर एटम, ईच एटम contribute 1/8 part to the unit cell। तो ईच कॉर्नर एटम, तो यहां पर 8 कॉर्नर एटम है, एक कॉर्नर एटम कितना कंट्रीब्यूट करता है? 1/8 पार्ट। तो अगर हमारे पास 8 कॉर्नर एटम है तो कितना कंट्रीब्यूट करेगा? तो दैट 8 कॉर्नर एटम contribute 8 into 1/8 हो गया 1 एटम। तो हम ये से बोल सकते हैं कि प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर एक ही एटम प्रेजेंट रहेगा। तो लिख सकते हैं ये प्रिमिटिव यूनिट सेल कंटेन 1 एटम, ठीक है। तो ये हो गया प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर कितना एटम रहेगा? एक एटम रहेगा। अभी 8 एटम मत बोलना, क्योंकि 8 एटम जो है वो सिर्फ कॉर्नर में रहता है, लेकिन उन सबका कंट्रीब्यूशन पूरा एटम नहीं है, सबका कंट्रीब्यूशन एक 1/8 पार्ट है। तो पूरा कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो एटम के वो सेल के अंदर देखेंगे तो एक ही एटम रहने के लिए वो स्पेस ऑक्युपाई करेगा। एक एटम जितना स्पेस ऑक्युपाई करता है उतना ही स्पेस एक यूनिट सेल के अंदर ऑक्युपाइड है, और जो रेस्ट स्पेस है वो खाली है। फिर देखेंगे बीसीसी। बीसीसी का मतलब हो गया बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। बॉडी सेंटर यूनिट सेल में क्या हुआ? तो हमको पता है बॉडी सेंटर यूनिट सेल में कहां कहां पोजीशन में एटम रहता है। एक एटम तो रहता है कॉर्नर में, 8 एटम इस तरह कॉर्नर में रहते हैं, और एक एटम जो रहता है वो सेंटर में रहता है। तो ये कंसिडर करो कि जिस रूम में तुम बैठे हो उस रूम में एक क्यूब है, ठीक है, उस रूम में एक क्यूब है, एंड उस रूम में कितना कॉर्नर होगा? 8 कॉर्नर होगा। तो कंसिडर करो जो फुटबॉल जैसा एक स्पीयर हर कॉर्नर में प्रेजेंट है, तो उसका जो कंट्रीब्यूशन पार्ट होगा यूनिट सेल के अंदर, मतलब तुम्हारा जो घर में बैठे हो, जिस रूम में बैठे हो, उस रूम के अंदर जो कंट्रीब्यूशन होगा वो डेफिनेटली 1/8 पार्ट होगा। कितना होगा? 1/8 पार्ट। और जो सेंटर में जिस एटम है उसका कंट्रीब्यूशन 1 होगा, उसका कंट्रीब्यूशन 1 होगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि ये पूरा सेल के अंदर है, उसका कोई भी पार्ट बाहर की तरफ नहीं है, पूरा सेल के अंदर है, इसीलिए इसका कंट्रीब्यूशन 1 होगा, एंड ईच कर्नल एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 पार्ट होगा। तो हम लिख सकते हैं ईच कर्नल एटम कंट्रीब्यूट 1/8 part। Each body center atom contribute whole part, that is 1।
होल पार्ट मतलब दैट इज 1। तो टोटल एटम कितना रहेगा? टोटल एटम प्रेजेंट इन BCC इज इक्वल टू 1/8 इंटू 8 प्लस 1, ये हो गया 2 एटम। तो इसके अंदर कितना एटम रहेगा? 2 एटम रहेगा। 2 एटम जैसा स्पेस ऑक्युपाइड होगा एंड रेस्ट स्पेस क्या होगा? खाली रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा यूनिट सेल पूरा पैक हो जाएगा, नहीं, कुछ पार्ट ऑक्युपाइड होगा बाय द एटम्स एंड कुछ पार्ट खाली रहेगा जिसको हम बोलेंगे वॉइड। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं BCC यूनिट सेल कंटेन 2 एटम। यहां पर तुम्हें याद रखना है कितना एटम कंटेन करता है? 2 एटम कंटेन करता है, राइट। तो BCC कितना एटम कंटेन करता है? 2 एटम। तो नेक्स्ट देखेंगे FCC मतलब हो गया फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, तो इसमें कहां पर पोजीशन कहां पर है हमको पता है। फेस सेंटर मतलब फेस की बात हो रहा है, तो फेस में एटम रहेगा। अगर फेस में एटम रहता है तो किस किस पोजीशन में एटम रहता है? तो एक एटम तो कॉर्नर में हो गया, वो तो डेफिनेटली रहेगा। और हमको पता है जो कॉर्नर एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 पार्ट। तो इस तरह 8 कॉर्नर एटम होंगे, तो हर एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 पार्ट होने के कारण से 8 एटम का कंट्रीब्यूशन होगा 1। तो ये फेस एटम कितना कंट्रीब्यूट करता है? देखो यहाँ पर सेंटर में कोई एटम नहीं है, यहाँ पर दिखाया गया है, लेकिन सेंटर में कोई एटम नहीं है, इस पोजीशन में कोई एटम नहीं। ठीक है, तो फेस कितना होता है? मैंने बताया था स्टार्टिंग से, फेस होता है 6। तो 6 फेस में 6 एटम रहेगा। लेकिन क्या, इमेजिन करो तुम जिस रूम में बैठे हो उस रूम में जो वॉल है, उस वॉल के अंदर एक एटम रखेंगे, तो क्या वो वॉल में जो एटम रहेगा वो पूरा अंदर रहेगा, होल पार्ट अंदर रहेगा, या कुछ ही पार्ट उसका अंदर रहेगा? तो हम देखेंगे तो जो फेस में एटम रहेगा वो हाफ पार्ट रहेगा। तो ये एटम का पूरा पार्ट हुआ। अगर यहां पर देखेंगे तो ये एटम का पूरा पार्ट। हाफ पार्ट क्या हुआ? अंदर रहता है, फुल पार्ट अंदर नहीं रहता। कितना रहता है? हाफ पार्ट क्या होगा? अंदर रहेगा एंड रेस्ट पार्ट बाहर रहेगा। तो हम बोल सकते हैं इसका जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज 1/2 पार्ट। आधा आधा रहेगा अंदर, मतलब यूनिट सेल के अंदर, आधा रहेगा यूनिट सेल के बाहर। तो इसीलिए बोल सकते हैं ईच कर्नल एटम कंट्रीब्यूट, ईच कर्नल एटम contributes 1/8 part. Each face atom contributes is equal to 1/2 part. Each kernel atom contribute 1/8 part and each face atom contribute 1/2 part. The total atom प्रेजेंट, टोटल एटम कितना रहेंगे? टोटल एटम प्रेजेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 6। तो 1/8 इंटू 8 प्लस 1 हो गया, तो 1/2 इंटू 6 हो गया 3। तो ये कुल मिलाकर हो गया 4 एटम। तो जो यूनिट सेल अंदर रहेगा, जितना एटम एक यूनिट सेल के अंदर रहेंगे वो होगा 4। तो ये FCC में कितना एटम रहेगा? फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल कंटेन 4 एटम। तो ये याद रखना है FCC यूनिट सेल में कितना एटम रहेगा? 4 एटम रहेगा। वो कैसे रहा यहां पर हमने कैलकुलेट किया। तो ये हो गया BCC, PCC एंड FCC का नंबर ऑफ एटम। उसके बाद देखेंगे
उसका पैकिंग एफिशिएंसी। अभी पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, देखो ये जो एटम होता है उस एटम का हर जगह में जो यूनिट सेल होता है वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता। लेट अस कंसीडर दिस इज द यूनिट सेल। दिस इज द यूनिट सेल। ठीक है, पहले यूनिट सेल ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया उसका एज। तो यहां पर एटम प्रेजेंट है, यहां पर एक एटम प्रेजेंट है, यहां पर, फिर यहां। तो ये जो एटम होते हैं ये कंप्लीटली फिल नहीं कर देते। कुछ पार्ट रहता है कि उसका ऑक्युपाइड है, कुछ पार्ट रहता है जो ऑक्युपाइड नहीं होता, जिसको बोलते हैं एम्प्टी स्पेस रह जाता है। हमको पता है सॉलिड जो है क्लोज पैकिंग, लेकिन सॉलिड के अंदर भी कुछ जगह रहता है जो एम्प्टी रहता है, उसी को बोलते हैं वॉइड। क्या बोलते हैं? वॉइड। तो पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है एक सॉलिड कितना एफिशिएंट है, कितना पैक, कितना परसेंटेज एक सॉलिड के अंदर ऑक्युपाइड है, कितना स्पेस इसके अंदर एम्प्टी है। तो ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी को हम लिखेंगे, इट इज द रेशियो परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम present in a unit cell to the total volume of unit cell। तो उसका फॉर्मूला हम लिखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल into volume of each atom whole divided by total volume of unit cell into 100। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो गया? नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, यूनिट सेल के अंदर जितना एटम है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ वॉल्यूम ऑफ ईच एटम का वॉल्यूम कितना है, होल डिवाइड बाय यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है, और उसके बाद हम 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला। तो हमें पता है यूनिट सेल के अंदर कितना एटम होता है। तीन टाइप का यूनिट सेल हमने देखा, पीसीसी, बीसीसी, एफसीसी। तो पीसीसी के अंदर जो एटम है वो 1 एटम है, बीसीसी के अंदर जो एटम है वो 2 एटम है, एंड एफसीसी के अंदर जो एटम है वो 4 एटम है। तो यही वैल्यू हम पुट करेंगे डिफरेंट यूनिट सेल जब मेजर करेंगे, हम जो पैकिंग एफिशिएंसी पीसीसी का, बीसीसी का एंड एफसीसी का निकालेंगे, तभी पीसीसी के लिए 1 वैल्यू पुट करेंगे नंबर ऑफ एटम के लिए, बीसीसी के लिए 2 एटम पुट करेंगे, एफसीसी के लिए 4 एटम पुट करेंगे। और ये हम कंसिडर करते हैं कि जो एटम होता है इट लुक्स लाइक ए स्पीयर। ये एटम किस तरह होता है कि स्पीयर के जैसा होता है, और एक स्पीयर का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये आर क्या है? रेडियस ऑफ द स्पीयर। तो यहां पर
हमने तो स्पीयर नहीं लिया है, हमने क्या लिया है, एटम लिया है। तो ये जो आर होगा ये रेडियस ऑफ द स्पीयर के जगह हम क्या लिखेंगे, एटम। स्पीयर की जगह क्या लिखेंगे, एटम। तो वॉल्यूम ऑफ द एटम हो जाएगा 4/3 r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द एटम। ठीक है, तो पहले कैलकुलेट करेंगे पीसीसी के लिए। पहले हेडिंग दो फॉर पीसीसी। पीसीसी के लिए पहले देखेंगे, ये तो स्ट्रक्चर ये है दिखाई दे रहा है, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं ये स्ट्रक्चर। तो एटम ऐसे क्लोज पैक है, ठीक है, एटम क्या है, ऐसे क्लोज पैक। कॉर्नर में एटम रहता है, तो कॉर्नर में एटम रहेगा तो कुछ इस टाइप के अरेंजमेंट शो करेंगे। ये उनका सेंटर है, और ये सेंटर को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो ये हमको स्क्वायर मिलेगा, और स्क्वायर से क्यूब बनेगा। ठीक है, तो यहां पर तुम्हें क्या दिख रहा है, दैट इज द रेडियस, इट इज द रेडियस ऑफ द एटम। एक एटम का रेडियस ही होगा, दूसरा एटम का रेडियस ही होगा। समझ में आ रहा है। और यही ये जो अगर एक क्यूब है, क्यूब के अंदर जो डिस्टेंस होगा, एज लेंथ, लेट अस कंसीडर दैट एज लेंथ इज इक्वल टू ए। एज लेंथ क्या है, ए है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे फॉर ए यूनिट सेल एज लेंथ is equal to a, radius of an atom is equal to r। तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, यही तो a है, मतलब यहां पर r प्लस r कर देंगे तो ये किसका वैल्यू आ रहा है, a का वैल्यू। हमको पता है जो स्क्वायर होता है उसका हर साइड सेम होता है, तो अगर यार इस r के साथ r कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2r। और 2r किसके वैल्यू के साथ सेम होगा, a के साथ। तो हम लिख सकते हैं फॉर पीसीसी 2r इज इक्वल टू a, दैट इंप्लाइज r क्या होगा, a/2। ये हो गया रिलेशन। ये रिलेशन तुम्हें याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये रिलेशन याद रखना है। उसके बाद क्या निकालेंगे, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ ईच एटम। हर एटम का वॉल्यूम क्या है, तो हमको पता है पाई 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम का फॉर्मूला है। तो आर की जगह हमें क्या पुट करेंगे, ए पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई a/2 का क्यूब। अभी a/2 का क्यूब क्या होता है, 4/3 पाई a क्यूब डिवाइड बाय 8। तो 4 8 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो वैल्यू निकल के आएगा पाई/6 a क्यूब। तो ये ईच एटम का वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, वॉल्यूम कैसे निकल रहा है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट का मल्टीप्लिकेशन से। अभी यहां पर क्यूब के लिए लेंथ जो है, ब्रेथ वही है, हाइट तो वही है, तो ए ही होगा, a इंटू ए जो हो जाएगा ए क्यूब। तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल निकल के आता है ए क्यूब। एंड नंबर ऑफ एटम कितना रहता है पीसीसी में, नंबर ऑफ एटम इन पीसीसी इज इक्वल टू 1। एक ही एटम रहता है। तो यहां से सारे डाटा हमने निकाल लिया। अभी क्या होगा, अभी हम उसका कैलकुलेशन करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी हो गया नंबर ऑफ एटम, जिसको हम जनरली जेड बोलते हैं, इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम
ईच एटम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, इसका टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। तो सबका वैल्यू डाल देते हैं। नंबर ऑफ एटम हो गया 1, वॉल्यूम ऑफ ईच एटम हो गया π/6 AQ एंड वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल हो गया AQ। अभी AQ कैंसल, तो वॉल्यूम ये सॉरी इंटू 100 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया π/6 इंटू 100, जिसका वैल्यू निकल के आएगा 52.4%। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 52.4% क्या हुआ कि पैकिंग एफिशिएंसी इसका निकला। तो जो पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या हमने देखा था, तो इसका मतलब हम लिखेंगे पैकिंग efficiency of PCC is crystal is 52.4%। ये 52.4% पैकिंग एफिशिएंसी, मतलब इतना स्पेस ऑक्युपाइड है यूनिट सेल के अंदर, कितना स्पेस फिर खाली रहा, तो इसका मतलब है 52.4% space occupied by atom and 47.6% space are empty। तो 52.4% स्पेस यहां पर ऑक्युपाइड है एटम के माध्यम से एंड 47.6% जगह खाली है। सो दैट इज द पैकिंग एफिशिएंसी, दैट इज द एम्प्टी स्पेस। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में एम्प्टी स्पेस का भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो उसको भी याद रखना चाहिए तुम्हें। उसके बाद कैलकुलेट करेंगे एफसीसी का। तो हेडिंग दो फॉर एफसीसी के लिए हम क्या लिखेंगे, फेस सेंटर यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में हमको पता है तो कहां पर एटम होते हैं, एटम होते हैं फेस में। तो ये तो हो गया डायग्राम। तो ये है कि कॉर्नर का एटम है, तो एटम कनेक्टेड कहां पर है, हमको कनेक्शन निकालना पड़ेगा, किस किस एटम एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, टच में है। तो जो कॉर्नर यहां पर जो एटम रहेगा ये कॉर्नर एटम हो गया, यहां पर जो एटम रहेगा ये कॉर्नर एटम हो गया। तो ये जो अरेंजमेंट में कॉर्नर एटम कांटेक्ट में नहीं रहते। कौन सा एटम कांटेक्ट में रहता है, ये जो फेस का एटम है ये एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहता है। तो यहां पर एक फेस का एटम होगा, ठीक है। तो ये फेस का एटम इस कॉर्नर के एटम के साथ, इस कॉर्नर के एटम के साथ, इस कॉर्नर के एटम के साथ कनेक्टेड होगा। तो यहां पर मैं डायग्राम बनाता हूं, ये वाला डायग्राम नहीं, दूसरा एक डायग्राम बनाता हूं, तुम भी नोट में ये वाला डायग्राम बनाना। तो कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट है। तो ये एक स्क्वायर हो गया, ये एक फेस हो गया, स्क्वायर तो नहीं बोलेंगे, एक फेस है। तो ये कॉर्नर एटम हो गया, एक कॉर्नर एटम यहां पर, 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 और ये फेस एटम जो यहां पर है। ये थोड़ा ये एक फेस एटम है, ठीक है। तो फेस एटम के साथ कॉर्नर एटम इस टाइप का टच में रहते हैं। तो हमें ये वाला फॉर्मूला पता है, ये वाला वैल्यू पता है। वैल्यू मतलब ये वाला वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहां पर आर है, ये क्या हो जाएगा, ये तो डायमीटर हो गया इस एटम के लिए। तो डायमीटर मतलब 2r एंड ये हो गया r। लेकिन ये वैल्यू हमको पता है, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू कितना है, ये वाला वैल्यू है a।
तो हमको एज लेंथ पता है, बेसिकली क्या पता है हमको, एज लेंथ पता है। ये एज लेंथ जो यहां से यहां तक होता है ये है ए, लेकिन ये वाला वैल्यू मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू मुझे क्या करेगा, निकालना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हुआ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है ए। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जब निकालेंगे ये वैल्यू क्या निकल के आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट अपर, तो निकल के आएगा √2a। ये नो, तो ये वैल्यू मुझे निकालना पड़ा जिसका वैल्यू है √2a, और मुझे रेडियस का वैल्यू पता है, तो रेडियस को मिलाएंगे तो ये क्या निकल के आएगा, 4r इज इक्वल टू √2a। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया रिलेशन किसके लिए, फॉर एफसीसी। एफसीसी के लिए रिलेशन क्या निकल के आएगा, 4r इज इक्वल टू √2a। तो r कितना निकल के आएगा, √2a/4। तो √2a/4 यहां पर अगर कैंसिल करेंगे √2 से तो ये हो जाएगा a/2√2। तो r हो गया a/2√2। अभी क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ ईच एटम। वॉल्यूम ऑफ ईच एटम इज इक्वल टू 4/3 पाई r का क्यूब। ये हो जाएगा 4/3 पाई a/2√2 का क्यूब, जो हो जाएगा 4/3 पाई a क्यूब बाय √2 कितना होता है, 2 होता है, √2 इंटू √2 इंटू √2 2√2, और ये 2 का हो गया 16 √2 निकल के आएगा। तो 16 तो 4 से कैंसिल हो जाता है, 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा π/12√2a क्यूब। ओके, तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ ईच एटम, एक एटम का वॉल्यूम हो गया, ईच एटम यहां पर देखो। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू a क्यूब, एंड नंबर ऑफ एटम in FCC इज इक्वल टू 4। हमको पता है FCC में कितना एटम कंटेन करता है, 4 एटम कंटेन करता है, तो ये 4 एटम हो गया। तो पैकिंग एफिशिएंसी इसका निकालेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या निकल के आएगा, नंबर ऑफ एटम। तो हमको तो फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ ईच एटम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम हुआ 4, वॉल्यूम ऑफ ईच एटम हो गया कितना, वॉल्यूम हो गया 4/3, सॉरी यहाँ पे 4/3 नहीं डालेंगे, π/12√2 a क्यूब होल डिवाइड बाय a क्यूब इंटू 100, सॉरी यहाँ पर इंटू 100 का, नहीं तो पैकिंग फ्रैक्शन निकल जाएगा। तो एक तो कैंसिल हो गया, तो ये निकल के आएगा, ये 4 को 12 से कैंसिल करेंगे तो 2 3 हो जाएगा, तो ये जाएगा π/3√2 इंटू 100। तो π/3√2 इंटू 100 जो निकल के आता है वो होता है 74%। कितना आता है, 74%। तो ये वैल्यू किसका होगा, ये 74% जो हुआ, इट इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ द पीसीसी यूनिट सेल। तो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ पीसीसी, सॉरी एफसीसी इज 74%। तो इसका मतलब 74%
space occupied by unit cell, occupied by atom in a unit cell, and empty space कितना रहेगा? empty space is 26%. तो इसका empty space जो रहेगा that is 26%, एंड जो पैकिंग एफिशिएंसी रहेगा वो 74%। तो समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो उसके बाद देखेंगे बीसीसी। तो बीसीसी का थोड़ा समझना पड़ेगा। एटम कहां पर है? कॉर्नर में है। और कहां पर है? सेंटर में है, सेंटर ऑफ द क्यूब, क्यूब का सेंटर में एटम है। तो एटम किस तरह कनेक्टेड होंगे? तो यहां पर पूरा यूनिट सेल बनाना पड़ेगा तो समझ में आएगा। तो लिखो पहले और बीसीसी। तो बीसीसी के लिए यूनिट सेल बनाते हैं पहले। ये एक यूनिट सेल है, तो एटम कहां पर है? ये एटम यहां पर, एटम यहां पर है, और ये एटम यहां पर है, और एटम, ठीक है। और एक एटम कहां पर है? सेंटर में है, एटम यहां पर है। तो ये जो सेंटर का एटम कुछ इस तरह कनेक्टेड होगा। किस तरह कनेक्टेड होगा? इस पोजीशन से इस पोजीशन तक। ये वाला एटम को सेंटर में बनाते हैं यहां पर, ठीक है। तो कुछ इस तरह कनेक्टेड होगा एटम। अगर इस तरह कनेक्टेड हुआ एटम तो हमें किसका वैल्यू चाहिए? ये वैल्यू चाहिए, क्योंकि पता है तो ये जो एटम का रेडियस होगा, ये एटम का रेडियस r होगा, इसका डायमीटर यूज होगा जो 2r होगा, इसका रेडियस r होगा, क्योंकि ये जो तीनों एटम है ये कनेक्टेड है। और उसके साथ हमको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी चाहिए, ये वाला डाटा चाहिए, क्योंकि ये डायगोनल ऑफ द यूनिट सेल है। ये डायगोनल ऑफ द यूनिट सेल का वैल्यू मुझे पता नहीं है, मुझे सिर्फ पता है एज ऑफ द यूनिट सेल। ये ए पता है, ये वाला ए पता है, ये वाला ए, ये वाला ए, ये वाला ए। तो अगर ये साइड होता है ए तो ये क्या हो जाएगा? √2a, क्योंकि ये फेस का डायगोनल है। फेस का डायगोनल मतलब √2a, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल से ये हो जाएगा √2a। समझ में आ रहा है? अगर ये पार्ट मुझे √2a मिल गया तो ये देखो, ये क्या दिख रहा है तुम्हें? ये क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल। समझ में आ रहा है? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मुझे दिख रहा है, ये सुनो। अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो मुझे पता है ये इसका वैल्यू a है, ये साइड का वैल्यू, ये साइड का वैल्यू मुझे पता है √2a। तो ये वैल्यू क्या निकल के आएगा? ये a, ये √2a, तो ये वैल्यू क्या निकल के आएगा? a² प्लस √2a² का होल रूट ऑफ, तो ये निकल के आएगा √3a। तो ये जो रेडियस का एंड r का रिलेशन है, तो फॉर बीसीसी क्या निकल के आएगा? 4r is equal to √3a, that implies r equal to √3/4a। समझ में आ रहा है? अगर 4r √3 है तो r is equal to √3a/a, तो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल निकलेगा। वॉल्यूम ऑफ ईच एटम, हर एटम का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई r³। तो r की जगह में रखेंगे 4/3 पाई √3/4 a का क्यूब। अभी √3 का क्यूब क्या होता है? 3√3, एंड 4 का क्यूब होगा 64। तो 4/3 पाई 3√3/64 a क्यूब। अभी 3 कैंसिल हो गया, 4 यहां से कैंसिल हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। तो हमें वैल्यू क्या नहीं मिलेगा? पाई √3/16
16 AQ। तो ईच एटम का वॉल्यूम इतना होगा। तो उसके बाद क्या कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा, ये हो जाएगा AQ। एंड नंबर ऑफ एटम इन BCC कितना होता है, 2 होता है। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या निकल के आएगा, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इनटू वॉल्यूम ऑफ ईच एटम, हर एटम का वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इंटू 100। तो नंबर ऑफ एटम हो गया 2, वॉल्यूम ऑफ ईच एटम हो गया π√3/16 AQ डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल हो गया AQ कैंसल, ये कैंसल हो जाएगा 2 से इंटू 100। तो 2 से कैंसल हो जाए तो π√3/8 इंटू 100। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो हमें आएगा 68%। तो इसका मतलब है पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ BCC crystal is 68%। तो एम्प्टी स्पेस कितना होगा, इज इक्वल टू 32%। तो एम्प्टी स्पेस होगा हमारा 32%। तो इतना स्पेस ऑक्युपाइड है एंड रेस्ट स्पेस क्या है, एम्प्टी है 32%। तो ये हो गया हमारा PCC, BCC एंड FCC का पैकिंग एफिशिएंसी। इसी वैल्यू को हमने यहां पर लिखा है, ठीक है। तो टाइप ऑफ क्रिस्टल हो गया PCC, BCC, FCC। नंबर ऑफ एटम हो गया PCC के लिए 1, BCC के लिए 2 एंड FCC के लिए। एंड रेडियस जो रिलेशन हुआ दैट इज 2r इज इक्वल टू a, और PCC 2r इज इक्वल टू a। तो r का वैल्यू निकल के आया a/2। एंड a एंड r रिलेशन मतलब एज लेंथ एंड रेडियस का जो रिलेशन है वो हो गया 4r इज इक्वल टू √3। किसके लिए, BCC के लिए। तो r का वैल्यू आ गया √3/4a। एंड पैकिंग एफिशिएंसी आया 68%। तो FCC के लिए कितना आया, नंबर ऑफ एटम हो गया 4 एंड एज लेंथ एंड रेडियस का जो रिलेशन है वो 4r इज इक्वल टू √2a। तो r का वैल्यू निकल के आता है a/2√2 एंड पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 74%। तो 74% मतलब यहां पर होगा 26% एम्प्टी स्पेस 26%, यहां पर एम्प्टी स्पेस 32%, यहां पर जो एम्प्टी स्पेस है दैट इज 47.6%। तो अगर यहां पर देखेंगे सबसे पैकिंग वाला सॉलिड जिसमें बहुत एटम रह सकता है, जिसका डेंसिटी ज्यादा हो सकता है, वो हो जाएगा FCC। तो पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा रहेगा FCC, उसके बाद BCC, उसके बाद PCC। तो इतना समझ में आया, आई थिंक ये सब कुछ तुम्हें समझ में आया होगा। इफ यू एनी डाउट्स यू कैन कमेंट थ्रू इन आवर कमेंट सेक्शन। So thank you everybody and have a good day.